ये कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद जिले के जमालपुर इलाके से। ये इलाका अपने मशहूर फ्लावर मार्केट के लिए जाना जाता है। यहीं पर शमशुद्दीन खेड़ावाला अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। घर में उनकी वाइफ, बच्चे, बड़े भाई, भाभी और फैमिली के बाकी लोग भी साथ में रहते हैं। ये एक बड़ी जॉइंट फैमिली थी जहां सबकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से अच्छी चल रही थी। शमशुद्दीन ने अपने करियर की शुरुआत टैक्सी चलाकर की थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और कंस्ट्रक्शन लाइन में उतर गए। पहले मिस्त्री के तौर पर काम किया, फिर धीरे धीरे छोटे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और दुकानों के कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। मेहनत रंग लाई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बेहतर होती चली गई। फैमिली भी आगे बढ़ रही थी, सब कुछ सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये दौर ज़्यादा वक्त तक नहीं चला। हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं वह साल है 2010 के पहले का। इसके बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। शमशुद्दीन के काम की रफ्तार कम होने लगी। पहले जितने कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे अब उतने नहीं मिल रहे थे। इसी बीच फैमिली के कुछ मेंबर्स भी बार बार बीमार रहने लगे। डॉक्टर के पास जाते, ट्रीटमेंट करवाते, दवाई लेते और कुछ दिन बाद ठीक भी हो जाते। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही बदलते हालात इस फैमिली को एक ऐसे मामले की तरफ ले जाएंगे जिसने बाद में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही परेशानी फिर लौट आती है। धीरे धीरे फैमिली के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं था। घर के लोगों को लगने लगा जैसे इस घर में उनके अलावा भी किसी और की मौजूदगी है। कुछ ऐसी चीज घर में मौजूद है जिसे देखा तो नहीं जा सकता था, लेकिन बार बार ऐसा एहसास होता था कि घर में कोई और भी है। उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ वहम है या सच। और आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने भी ऐसी ही बातें आने वाली थी। शमशुद्दीन को लगभग हर रोज घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई घर के कमरों में टहल रहा हो। हैरानी की बात ये थी कि उनके बड़े भाई इकबाल भी लगभग ये सब कुछ फील कर रहे थे। ये सिलसिला एक दो दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक लगातार चलता रहा। आखिरकार जब शमशुद्दीन के लिए ये सब कुछ सहन करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने अपनी वाइफ से इस बारे में बात की। इसके बाद धीरे धीरे बाकी लोगों से भी इस टॉपिक के बारे में बात की। तब पता चला कि लगभग हर किसी ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन आज तक किसी ने खुलकर एक दूसरे को इसके बारे में नहीं बताया। इन सब बातों के बाद घर का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। रात होते ही हर कोई अपने कमरे में सिमट जाता। हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि घर के लोग अपने घर के अंदर के लोगों से ही डर रहे थे। देर रात अकेले वॉशरूम तक जाने में भी झिझक होती थी। जब घर के बड़े ही इस कदर डरे हों तो बच्चों की हालात कैसी होगी, आप इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। उधर शमशुद्दीन की रातें भी अब पहली जैसी नहीं रही। उन्हें लगभग हर रात डरावने सपने आने लगे। सपनों में ऐसा लगता जैसे कोई इस पूरी फैमिली से बदला लेना चाहता है और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वह इस फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगा। शमशुद्दीन का कहना था कि उन्हें सिर्फ किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था, बल्कि ऐसा भी लगता था कि वह कोई महिला है। आखिर ऐसा क्यों महसूस होता था, इसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसी घटनाएं सिर्फ शमशुद्दीन के घर तक सीमित नहीं थी। उनके घर से करीब 7 किलोमीटर दूर वटवा थाना एरिया के कुतुब नगर इलाके में एक और फैमिली लगभग इसी तरीके की परेशानियों से गुजर रही थी। ब्लॉक नंबर 10 में बने एक मकान में सालिया बीबी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। घर में भाई बहन, बेटी, दामाद और दूसरे मेंबर्स भी थे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन उस घर के अंदर का माहौल बहुत अलग था। फैमिली के मुताबिक साल 1992 के बाद से
उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। रात होते ही कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती, तो कभी ऐसा लगता जैसे घर के आसपास कोई लगातार चक्कर लगा रहा हो। कई बार डरावने सपने भी आते। उन्हें महसूस होता जैसे इस घर में किसी की मौजूदगी है, कोई ऐसा जो यहां से जा सकता है लेकिन किसी वजह से जाना नहीं चाहता। ये सब 1-2 महीने नहीं बल्कि करीब करीब 18-19 साल तक चलता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा असर सालिया बीबी पर पड़ा। लगातार डर और टेंशन की वजह से उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। एक तरफ शमशुद्दीन की फैमिली और दूसरी तरफ सालिया बीबी की। पहली नज़र में दोनों मामलों का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं दिखता था, लेकिन इन दोनों फैमिलीज के बीच एक ऐसा कनेक्शन था जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। शमशुद्दीन के घर में ये अजीब घटनाएं शुरू होने के करीब 2 साल बाद साल 2012 में सालिया बीबी का निधन हो गया। ये खबर जब शमशुद्दीन तक पहुंची तो उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उधर सालिया बीबी की फैमिली को भी लगा शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके जाने के बाद भी रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें, किसी के चलने की आवाज बंद नहीं हुई। फैमिली के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर जाए भी तो कहां? इतने सालों से जिस घर में रह रहे हैं उसे छोड़ना भी आसान नहीं था। इसी बीच सालिया बीबी के निधन के कुछ वक्त बाद शमशुद्दीन के बेहद क्लोज फ्रेंड अब्दुल करीम का भी देहांत हो गया। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद शमशुद्दीन के मन में ये डर और गहरा हो गया कि कहीं सपनों में दिखने वाली वह रहस्यमयी महिला अपना बदला तो नहीं ले रही। सालिया बीबी के जाने के बाद उस घर की रौनक भी धीरे धीरे खत्म हो गई। फैमिली के कई मेंबर्स अलग अलग जगहों पर रहने लगे। हालांकि घर पूरी तरह खाली नहीं हुआ था। कुछ लोग अब भी वहीं रहते थे। उनके दामाद सादिक खान उर्फ भूरा भाई भी कभी कभी उस घर में आते थे। उनका कहना था कि वहां पहुंचते ही उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक और बात सबको हैरान कर देने वाली ये थी कि ये अजीब घटनाएं सिर्फ परिवार के लोगों के साथ ही हो रही थी। पड़ोसियों या बाहर से आने वाले किसी भी शख्स ने ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर वक्त पहुंचा साल 2015 में। एक दिन अचानक शमशुद्दीन के रिश्तेदारों और उनके जानने वालों के बीच एक दुखद खबर फैल जाती है। बताया जाता है कि शमशुद्दीन का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। शमशुद्दीन के निधन के बाद फैमिली का डर और भी बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि धीरे धीरे पूरी फैमिली को अपनी चपेट में ले लेगा। इसी डर की वजह से उन्होंने जमालपुर वाला घर छोड़ने का फैसला किया और दूसरी जगह जाकर रहने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि घर बदलने के बाद शायद सारी परेशानियां भी पीछे छूट जाएंगी, लेकिन नया घर भी उन्हें राहत नहीं दे पाया। वहां पहुंचने के बाद भी वैसी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। फैमिली के लोगों को लगने लगा शायद किसी ने उन पर जादू टोना कर दिया है या फिर कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत उनका पीछा कर रही है। उधर सालिया बीबी की फैमिली ने भी आखिरकार वे मकान छोड़ दिया। उनका इरादा था घर को या तो बेच दिया जाए या फिर किराए पर दे दिया जाए, लेकिन तब तक पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में ये बात फैल चुकी थी। उस मकान में किसी अनजान चीज का साया है, ये बात सभी लोग जान चुके थे। इसके बावजूद कई लोगों ने वहां किराए पर रहने की कोशिश की। वहां रहने वाले लोग बेचैनी, घबराहट और अजीब अजीब एहसास की बात कहकर कुछ वक्त के बाद मकान खाली कर देते। आखिरकार साल 2019-20 के आसपास वह मकान पूरी तरह सूना पड़ गया। धीरे धीरे लोग उसे भूत बंगला कहकर बुलाने लगे। हालत ये हो गई थी कि रात के वक्त लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि उस मकान के आसपास दूसरे घर भी थे या उस मकान के सामने कुछ पड़ोसी भी रहते थे। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी
किसी तरह की अजीब आवाज या एक्टिविटी को फील नहीं किया। उनकी समझ में नहीं आता था कि लोग उस मकान को भूत बंगला क्यों कह रहे हैं। इस बीच अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। सबसे पहले सालिया बीबी, फिर उसके बाद शमशुद्दीन का बहुत करीबी मित्र अब्दुल करीम, उसके बाद खुद शमशुद्दीन इस दुनिया से जा चुका था। वक्त बीतता गया, देखते ही देखते ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब कहानी पहुंचती है साल 2025 के आसपास। तब तक शमशुद्दीन की फैमिली को इस डर और बेचैनी के साथ जीते हुए लगभग 15 साल हो चुके थे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? फैमिली को लगने लगा कि अब इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। इन सालों के दौरान उन्होंने कई मौलवियों को, अलग अलग तरीके के रिलीजियस और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट करने वाले लोगों को भी कांटेक्ट किया था। सबकी सलाह मानी, अलग अलग रिचुअल्स करवाए, काफ़ी पैसा भी लग गया, लेकिन हर बार रिजल्ट वही रहा। कुछ दिनों के बाद कुछ फिर पहले जैसा हो जाता। साल 2025 तक आते आते पूरी फैमिली मेंटली थक चुकी थी। अब बस एक कोशिश थी, किसी भी तरह इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। शमशुद्दीन के निधन के बाद फैमिली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई इकबाल के कंधों पर आ गई थी। घर वालों को यह डर भी सताने लगा कि कहीं उनके साथ कुछ और अनहोनी न हो जाए। इसलिए इकबाल लगातार अलग अलग लोगों से मिलते रहे। जो भी उपाय बताया जाता फैमिली उसे आजमाने की कोशिश करने लगती, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में इकबाल जैसे कुछ बातें जानते थे। इसके बावजूद कई बार वह ऐसे रिचुअल्स करवाने से मना कर देते थे। इस बात को लेकर फैमिली के बाकी लोग उससे नाराज रहते थे और उन पर लगातार प्रेशर बनाया जाता कि किसी भी तरीके से परेशानी को अंत किया जाए। फिर साल 2026 भी आ गया, लेकिन हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ। सालों की कमाई का बड़ा हिस्सा उन उपाय या फिर रिचुअल्स में खर्च हो चुका था। कई बार तो जादू टोना के नाम पर उनके साथ ठगी भी हो जाती थी, लेकिन इतना सब करवाने के बाद भी परेशानी वैसे के वैसे ही थी। आखिरकार जनवरी 2026 के आसपास इकबाल की मुलाकात एक और तांत्रिक से हुई। इस बार उन्हें लगा कि सामने वाला इंसान पहले मिले लोगों से थोड़ा अलग है। वजह यह थी कि उसने आते ही किसी रिचुअल की बात नहीं की, बल्कि सबसे पहले पूरी कहानी जाननी चाहिए। उसने इकबाल से पूछा, क्या पास्ट में ऐसी कोई घटना हुई थी जिसका असर आज तक चला रहा है? क्या कभी किसी के साथ कोई गलत हुआ था? उसका साफ कहना था, जब तक पूरी सच्चाई मुझे पता नहीं चलेगी वह कोई भी रिचुअल शुरू नहीं करेगा, क्योंकि बिना किसी वजह के इतनी लंबी परेशानी होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। काफ़ी देर बातचीत के बाद इकबाल उसे पूरी बात बता देता है। सब कुछ सुनकर वह भी हैरान रह गया। हालांकि इस बार उसने एक अलग तरीका बताया। अब तक जितने भी रिचुअल हुए थे वह सभी शमशुद्दीन की फैमिली के घर किए गए थे, लेकिन इस बार उसने कहा कि सारे प्रोसेस सालिया बीबी के पुराने घर में करने होंगे। उस वक्त तक उस मकान को खाली हुए करीब 6 साल हो चुके थे। वहां कोई रहना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पूरी तरीके से वीरान हो चुका था। तांत्रिक के मुताबिक हर शुक्रवार की शाम उसी मकान में जाकर कुछ खास विधियां करनी होगी। जाहिर सी बात थी, एक आबादी वाले मोहल्ले में हर शुक्रवार कुछ अनजान लोगों का उस बंद पड़े घर में आना जाना लोगों की नज़रों में छिप नहीं सकता था। शाम होते ही वे लोग वहां पहुंचते, अगरबत्ती जलाते, काफ़ी धुआं होता और कुछ रिलीजियस एक्टिविटी भी होती। यह सिलसिला हर शुक्रवार दोहराया जाने लगा, जिसके बाद पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी। इसी दौरान ये बात पुलिस के एक इन्फॉर्मर तक भी पहुंच गई। वैसे इस तरीके के रिचुअल्स को करना पूरी तरीके से बैन नहीं है, लेकिन उन्हें लेकर कई रूल्स और लिमिट्स भी है। खासकर अगर उनकी वजह से आसपास के लोगों को कोई परेशानी हो तो मामला पुलिस तक जा सकता है।
इस बीच फरवरी 2026 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तक भी इस पूरे मामले की जांच पहुंच गई। एक कांस्टेबल को पता चला कि कुतुब नगर के उस बंद पड़े घर में हर शुक्रवार कुछ खास तरीके के रिचुअल्स किए जा रहे हैं। उसने ये बात अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी बताई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। शुरुआती जांच के लिए कुछ पुलिस कर्मियों को सिविल ड्रेस में कुतुब नगर इलाके में तैनात किया गया। उनका काम था बिना किसी पर शक हुए वहां होने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रखना। कुछ ही दिनों में पुलिस ने भी देख लिया कि हर शुक्रवार कुछ लोग उस वीरान पड़े घर में आते हैं और रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को भी ये पता चला कि आसपास के लोग उस मकान को भूत बंगला कहकर बुलाते हैं, लेकिन आखिर उसकी वजह क्या थी, ये जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले मकान की ओनरशिप और उसकी फैमिली की पूरी जानकारी जुटानी शुरू की। साथ ही ये भी पता लगाया जाने लगा कि वहां आने वाले लोगों में कौन कौन शामिल है और उन लोगों का उस फैमिली से क्या कनेक्शन है। इस दौरान पुलिस ने जल्दबाजी में फैमिली से पूछताछ करने की बजाय चुपचाप एविडेंस जुटाने का रास्ता चुना। ना तो सालिया बीबी की फैमिली से सीधे बात की और ना ही उन लोगों से जो रिचुअल्स करने वहां हर शुक्रवार आते थे। सबसे पहले उन्होंने उस तांत्रिक से पूछताछ की जो कि यहाँ पर रिचुअल्स की सलाह दे रहा था। थोड़ी ही पूछताछ में तांत्रिक ने वे सारी बातें पुलिस को बता दी जो कि इकबाल ने उसे भरोसा करके बताई थी। उसके मुताबिक उस वीरान मकान में एक महिला दफन है और उसकी आत्मा ही पिछले कई सालों से इकबाल की फैमिली को परेशान कर रही है। घर में सुनाई देने वाली आवाज़ें, आहटे और बाकी अजीब घटनाओं की वजह भी वही महिला है। इतना ही नहीं, तांत्रिक का दावा था कुछ लोगों ने उस महिला को देखने की बात भी कही है। इसके बाद पुलिस ने इकबाल के भाई रिजवान खेड़ावाला को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑफिसर्स को लगा शायद उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हो जो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन पूछताछ के दौरान रिजवान ने जो बात बताई, उन्होंने इस केस को पूरी तरीके से नई दिशा दे दी। इसके बाद पुलिस सीधे शमशुद्दीन की फैमिली के पास पहुंची। ऑफिसर्स ने सबसे पहले सवाल यही किया कि शमशुद्दीन कहां पर है, उन्हें बुलाओ। फैमिली ने बताया कि शमशुद्दीन का तो साल 2015 में निधन हो चुका है। पुलिस ने ये सुनते ही एविडेंस मांगे, पूछा कि उन्हें कहां दफनाया गया था, उससे जुड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स कहां पर है, अगर हार्ट अटैक आया तो किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया गया था। पुलिस ने हॉस्पिटल से जुड़ी जानकारी भी मांगी और रिश्तेदारों से अलग अलग बात करना शुरू किया। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हैरानी की बात यह थी कि फैमिली के बाहर किसी भी रिश्तेदार ने शमशुद्दीन का शव कभी नहीं देखा था। फैमिली ने जो कहानी सबको बताई थी उसी पर सभी ने भरोसा कर लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि शमशुद्दीन की मौत हुई ही नहीं थी, वह जिंदा था। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी मौत की झूठी कहानी फैलाई थी और पहचान छुपाकर अहमदाबाद के बाहरी इलाके में टैक्सी चलाकर वो रह रहा था। उधर जब पुलिस कुतुब नगर वाले मकान की कड़ी जोड़ रही थी, तभी सालिया बीबी के दामाद सादिक खान सामने आए। करीब 34 साल तक उन्होंने इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी जानकारी दी जिसने इन्वेस्टिगेशन को और सीरियस बना दिया। सादिक ने बताया कि कई साल पहले उन्होंने अपनी आंखों से एक महिला को उस मकान के सामने दफन होते देखा था। उस वक्त घर के बाहर एक गहरा गड्ढा या कुएं जैसा हिस्सा हुआ करता था जो एक रात में भर दिया गया था। उस वक्त किसी पड़ोसी को इस पर शक नहीं हुआ, लेकिन उसी घटना के कुछ महीनों बाद सालिया बीबी के घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। सादिक के मुताबिक फैमिली में सालिया बीबी के अलावा किसी और को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस जगह के नीचे किसी महिला को दफनाया गया है। ये राज सिर्फ उन्हीं दोनों तक सीमित था। इधर पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ा रही थी। रिजवान से पूछताछ के बाद पुलिस ने शमशुद्दीन के भाई इकबाल को भी हिरासत में ले लिया।
इसी दौरान सालिया बीबी के दामाद सादिक भी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मौजूद थे। शुरुआत में इकबाल लगातार यही कहता रहा कि फैमिली पर किसी भूत प्रेत या जादू टोने का साया है। इसी वजह से वे अलग अलग तांत्रिकों को और रिचुअल्स करने वाले लोगों को अपना सहारा बना रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास पहले से ही तांत्रिक का बयान मौजूद था जो बिल्कुल अलग कहानी बता रहा था। जब पुलिस ने इकबाल के सामने सादिक को बैठाकर पूछताछ शुरू की तो ज्यादा देर तक वे अपनी बातों पर नहीं टिक पाया। तब तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लगभग 2 महीने हो चुके थे और डेट अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते की चल रही थी। इसी बीच पुलिस ने अहमदाबाद के बाहरी इलाके से शमशुद्दीन को भी ढूंढ निकाला। अब इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पुलिस को शक नहीं बल्कि पक्के एविडेंस के साथ वो श्योर थी। 29 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की एक टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जेसीबी ऑपरेटर और मजदूरों के साथ कुतुब नगर वाले उसी मकान में पहुंच जाती है। खुदाई ठीक उसी जगह से शुरू हुई जहां कभी पुराना कुआं या गहरा गड्ढा हुआ करता था। सुबह शुरू हुआ ये ऑपरेशन देर शाम तक चलता रहा। करीब 20 फीट नीचे पहुंचने के बाद मिट्टी के अंदर इंसानी अवशेष मिलने लगे। फोरेंसिक टीम ने बेहद सावधानी से एक एक अवशेष को बाहर निकाल कर सिक्योर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घंटों की खुदाई के बाद करीब 18 हड्डियों के अवशेष बरामद हुए। वहीं एक सोने की अंगूठी भी मिली जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए सुरक्षित रख लिया गया। बरामद किए गए सभी अवशेषों की शुरुआत जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया। पुलिस सिर्फ इकबाल या शमशुद्दीन के बयान के आधार पर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहती थी। सबसे पहले यह साबित करना जरूरी था कि यह अवशेष आखिर है किसके। इसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया गया। पुलिस का अगला कदम उस महिला की फैमिली का पता लगाना था ताकि उनके डीएनए सैंपल को लेकर इन अवशेषों से मिलान किया जा सके, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस के मिलने के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई लीगली साबित की जा सकती है। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अहमदाबाद के जिले ढोलका तुलका पहुंची। वहां कई लोगों से पूछताछ करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम एक घर तक पहुंची। यह घर था लियाकत अली का। लियाकत अली की फैमिली में पहले 4 भाई और 2 बहनें थी। वक्त के साथ उनके 3 भाइयों का निधन हो चुका था। अब फैमिली में सिर्फ लियाकत अली, उनकी 2 बहनें बची हुई थी। उनमें से एक थी महबूबा और दूसरी बहन फरजाना उर्फ शबनम राधापुरी थी। लेकिन फरजाना से फैमिली का कांटेक्ट करीब 3 से 3.5 दशक पहले टूट चुका था। इतने सालों में किसी को यह भी नहीं पता था कि आखिर वो कहां पर है, उसके साथ क्या हुआ। जब पुलिस घर पहुंचकर उन्हें बताती है कि उन्हें फरजाना के बारे में जानकारी चाहिए और डीएनए जांच के लिए फैमिली का ब्लड सैंपल लेना होगा, तो लियाकत अली और उनके बेटों के लिए यह बहुत इमोशनल पल था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ जिस बहन की कोई खबर सालों से नहीं थी, उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। उधर फोरेंसिक जांच भी आसान नहीं थी। बरामद हुए अवशेष करीब 34 साल पुराने थे, इसलिए उनमें से डीएनए निकालना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। एक्सपर्ट्स ने फीमर यानी कि जांघ की हड्डी के अंदर मौजूद बोन मैरो के सैंपल लेने की कोशिश की, क्योंकि बाकी हड्डियों से यूजफुल बायोलॉजिकल मटेरियल लगभग खत्म हो चुका था। अच्छी बात ये रही फीमेर की मोटी परत के अंदर से उन्हें कुछ हद तक सुरक्षित सैंपल मिल जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर यह जांच कुछ और साल देर हो जाती तो यह डीएनए निकालना पॉसिबल नहीं होता। आखिरकार डीएनए रिपोर्ट सामने आई और उसने पुलिस के शक को सही साबित कर दिया। बरामद अवशेष फरजाना के ही थे जो लियाकत अली की बहन थी। साइंटिफिक एविडेंस मिलने के बाद पुलिस ने 8 मई को इस मामले में संबोधित धाराओं के आधार पर ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कर आगे की लीगल कार्रवाई को शुरू कर दिया। 9 मई तक पुलिस ने शमशुद्दीन और उसके बड़े भाई इकबाल को ऑफिशियली अरेस्ट भी कर लिया। उस वक्त दोनों की उम्र करीब 60 साल से ज्यादा हो चुकी थी। अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस पूरी तरीके से फरजाना की कहानी पर आ गया,
क्योंकि इसी से इस पूरे मामले की शुरुआत जुड़ी हुई थी। फरजाना अहमदाबाद के ढोलका इलाके की रहने वाली थी। जब वह 17 साल की थी तब फैमिली ने उसका निकाह सूरत के रहने वाले एक यंग लड़के से कर दिया, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा वक्त तक नहीं चल सका। शादी के करीब 1 साल बाद दोनों अलग हो गए और फरजाना वापस अपने मायके लौट आई। स्वभाव से फरजाना काफ़ी ओपन माइंडेड थी, लोगों से खुलकर बात करती थी, दोस्तों के साथ बाहर भी जाती थी और उसका मिलना जुलना काफ़ी लोगों से था। फैमिली में फरजाना की मम्मी को ये सब पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। फरजाना भी गुस्से वाली थी, इसलिए छोटी छोटी बातों में कई बार बड़े झगड़े वो कर लेती थी। आखिर एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि फरजाना घर छोड़कर चले गई। इसके बाद उसने अपनी फैमिली से लगभग हर तरीके का कांटेक्ट खत्म कर लिया। ये बात करीब 1988 के आसपास की थी। घर छोड़ने के बाद फरजाना मुंबई पहुंच गई। उसका सपना फिल्म इंडस्ट्री में काम करना था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और फिल्मों में कोई मौका नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान वह ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गई जिसके जरिए वे अपना खर्चा चलाने लगी। इसी दौरान शमशुद्दीन भी मुंबई में टैक्सी चलाने का काम किया करता था। करीब 1989 के आसपास दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि शमशुद्दीन पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि बाद में ये दोनों निकाह भी कर लेते हैं। शुरुआत में दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। देखते ही देखते करीब 4 साल बीत गए। फिर साल 1992 आया और यहीं से उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। उस वक्त फरजाना पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। वह पहले ही अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। फैमिली को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। किसी को ये तक नहीं पता था कि वह कहाँ रह रही है, किस हाल में अपनी जिंदगी जी रही है। दूसरी तरफ शमशुद्दीन भी इस रिश्ते से परेशान हो चुका था। फरजाना को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि उसने उससे दूसरी शादी की है, जबकि पहली वाइफ और फैमिली अलग रहती है। उसे यह भी मालूम चल गया कि शमशुद्दीन अपनी पहली वाइफ पर काफ़ी पैसा खर्च करता है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है और उसे हर तरीके की सुविधाएं मिली हुई है। धीरे धीरे फरजाना ने भी अपने हक की मांग शुरू कर दी। उस दौर में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। लोग लैंडलाइन और पीसीओ के ज़रिए ही कांटेक्ट किया करते थे। किसी तरीके से फरजाना ने शमशुद्दीन से बात की और बताया कि वह अहमदाबाद आने वाली है। ये खबर सुनकर शमशुद्दीन की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। वह नहीं चाहता था कि उसकी पहली वाइफ को इस रिश्ते के बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा होने पर घर में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। इसी उलझन में उसने अपने बेहद करीब फ्रेंड अब्दुल करीम को ये सारी चीज़ें बताई और मदद मांगी। दोनों ने मिलकर काफ़ी देर तक इस पूरे मामले पर बात की, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की। अब्दुल करीम की पहचान सालिया बीबी के नाम की एक महिला से थी। बताया जाता है कि उसने पहले कई मौके पर सालिया बीबी की फाइनेंशियली हेल्प भी की थी, इसलिए दोनों के बीच काफ़ी अच्छा भरोसा था। जब अब्दुल करीम ने पूरी बात बताई और कुछ वक्त के लिए फरजाना को अपने घर में रखने की गुजारिश की, तो सालिया बीबी इसके लिए तैयार हो गई। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि शमशुद्दीन ने इस पूरी बात की जानकारी अपने बड़े भाई इकबाल को भी दे दी। उसने बताया कि फरजाना अब प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है और वह किसी भी तरीके से उससे छुटकारा पाना चाहता है। इतने साल बीत जाने की वजह से दोनों को इस घटना की एग्जैक्ट डेट याद नहीं। इस दौरान फरजाना अहमदाबाद पहुंची। शमशुद्दीन उसे रेलवे स्टेशन से लेकर सीधे सालिया बीबी के घर ले गया। संयोग से उस वक्त घर के बाकी मेंबर्स किसी शादी के फंक्शन में गए हुए थे और मकान लगभग खाली था। पुलिस के मुताबिक शमशुद्दीन, उसका भाई इकबाल, अब्दुल करीम और सालिया बीबी पहले अपना प्लान बना चुके थे। बताया जाता है कि जिस रात फरजाना वहां पहुंची, उस रात उसकी शमशुद्दीन से फिर बहस हो गई। वह अपनी मांग पर अड़ी रही, साफ कह रही थी कि बिना अपना हक लिए वापस नहीं जा पाऊंगी। उसने ये भी कह दिया कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई
तो वह शमशुद्दीन की फैमिली के सामने पूरी सच्चाई बता देगी। पुलिस के मुताबिक देर रात जब फरजाना गहरी नींद में थी, तब शमशुद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उस रात भी तेज बारिश हो रही थी। घर के बाहर एक पुराना और इस्तेमाल में ना आने वाला कुआं था, जिसे बाद में भरने की प्लानिंग थी। आरोप है कि उसी जगह का इस्तेमाल बाद में लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। आधी रात के बाद शमशुद्दीन, इकबाल और अब्दुल करीम शव को लेकर उस पुराने कुएं की तरफ बढ़े। तभी अचानक सालिया बीबी के दामाद सादिक वहां पहुंच गए। उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सादिक को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका भी वही हाल होगा। डर की वजह से सादिक कई सालों तक चुप रहा। इसके बाद फरजाना के शव को उसी कुएं में दफना दिया गया और रातों रात ऊपर से मिट्टी डालकर उसे पूरी तरीके से भर दिया गया। अगली सुबह शमशुद्दीन और इकबाल ने उस जगह को सीमेंट से पक्का कर दिया। शमशुद्दीन कंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, इसलिए यह काम उसके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं था। उधर फरजाना की फैमिली को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उन्होंने मान लिया था कि वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। यही वजह रही थी कि ना तो उन्होंने उसे तलाशने की कोई सीरियस कोशिश की और ना ही कभी उसके बारे में लापता होने की कंप्लेंट पुलिस के सामने दी। ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी सामने आई। पुलिस ने 1992 के पुराने मिसिंग रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन फरजाना के नाम से कोई कंप्लेंट दर्ज ही नहीं मिली। वक्त बीतता गया, उसके माता पिता का भी निधन हो गया और धीरे धीरे उसकी कहानी जैसे पूरी तरह लोगों की यादों से गायब हो गई। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त यह घटना हुई थी, फरजाना की उम्र करीब 21 से 22 साल की थी, जबकि शमशुद्दीन लगभग 27 साल का था। और जब यह मामला 2026 में खुला, तब शमशुद्दीन की उम्र 61 साल हो चुकी थी। इधर फरजाना को दफनाए जाने के कुछ महीनों के बाद ही सालिया बीबी के घर में अजीब घटनाएं की चर्चाएं शुरू हो गई। फैमिली के लोगों को बार बार ऐसा महसूस होता जैसे घर में उनके अलावा कोई मौजूद है। सबसे ज्यादा असर खुद सालिया बीबी पर दिखाई देता। फिर 2010 के बाद लगभग इस तरीके की बातें शमशुद्दीन की फैमिली में भी सामने आने लगी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह भी था कि इन घटनाओं के पीछे किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि गिल्ट और लगातार बने डर का असर हो सकता है। उनके मुताबिक जिस क्राइम में आरोपी खुद शामिल थे, उसी की याद और मेंटल प्रेशर की वजह से बार बार अजीब आवाज़ें सुनाई देना या किसी की मौजूदगी का फील होना जैसी चीज़ें होने लगती है। जब वह ये बातें फैमिली के बाकी लोगों से शेयर करते, तो धीरे धीरे वही डर पूरी फैमिली में फैलता चला गया। इसके बाद साल 2012 में पहले सालिया बीबी और फिर कुछ वक्त बाद अब्दुल करीम की भी मौत हो गई। दूसरी तरफ मोहल्ले में इस घर को लेकर तरह तरह की बातें फैलने लगी। शमशुद्दीन को डर था कि अगर लोग ज्यादा सवाल पूछने लगे तो यह मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा, तो सालों से छिपा हुआ सच सामने आ सकता है। पुलिस के मुताबिक इसी डर से बाद में शमशुद्दीन ने अपनी मौत की झूठी कहानी रची। फैमिली के लोगों ने भी ये खबर फैलानी शुरू कर दी कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो चुकी है। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि अगर पुराने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो तो पुलिस का शक उस तक ना पहुंच पाए। इसके बाद इकबाल भी अपना पुराना घर छोड़कर शाह आलम इलाके में रहने लगे। वही शमशुद्दीन ने अपनी पहचान छिपाते हुए अहमदाबाद के बाहरी इलाके में टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। दोनों अलग अलग जगह रहने लगे, लेकिन आपस में कांटेक्ट बना रहा। इस पूरे मामले में एक सवाल जरूर उठता, अगर सालिया बीबी और अब्दुल करीम के साथ हुई घटनाओं को लोग फरजाना की आत्मा से जोड़ रहे थे, तो फिर इस कहानी का मेन आरोपी शमशुद्दीन इतने सालों तक कैसे नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। उसने पुलिस को बताया कि उसे बार बार डरावने सपने आते थे, अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कई बार ऐसा भी महसूस होता था जैसे फरजाना उसके सामने खड़ी हो। इन्हीं वजह से वह अलग अलग तांत्रिकों के पास जाता। आखिर में जिस तांत्रिक से इकबाल मिला, उसने पहले पूरी कहानी जानने की जिद की। जब इकबाल ने उसे पूरी सच्चाई बता दी,
तो उसी ने बताया कि रिचुअल सालिया बीबी के पुराने घर में शुरू होंगे। आखिरकार बात पुलिस तक पहुंच गई। इसी कड़ी ने 34 साल पुराने इस राज से पर्दा उठा दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक और चैलेंज था। फरजाना की कोई हालिया फोटो मौजूद नहीं थी, इसलिए उसकी फैमिली से उसके चेहरे और हुलिये की पूरी जानकारी ली गई। इसके बाद AI टेक्नोलॉजी की मदद से कई पॉसिबल तस्वीरें तैयार की गई। जब यह फुटेज फैमिली को दिखाई गई तो उनमें से एक को उन्होंने फरजाना से काफ़ी हद तक मिलती जुलती बताया। उसे देखकर फैमिली एक बार फिर से इमोशनल हो गई। शमशुद्दीन ने पूछताछ में यह भी बताया कि जिस दिन पुलिस सालिया बीबी के घर पर खुदवाई करवा रही थी, उसी दिन से उसके मन का बोझ धीरे धीरे कम होने लगा। उसका कहना था कि कई सालों से जो डर, बुरे सपने, अजीब आवाजें उसका पीछा कर रही थी, वह इस मामले के खुलने के बाद पूरी तरीके खत्म हो गई। इस मामले को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ ने इसे सुपरनैचुरल घटनाओं से जोड़कर देखा, जबकि इन्वेस्टिगेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये सब लंबे वक्त तक गिल्ट और डर और मेंटल प्रेशर का असर था। जो भी सच रहा हो, एक बात तय है, 34 साल तक दबा हुआ ये मामला आखिरकार खुल गया। आरोपी कानून के शिकंजे तक पहुंच गए।